28 मई विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस है। कुछ रोज़ पहले मुझे सुझाव आया डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी का, जो भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्यों ना हम इस दिवस के रूप में एक लेक्चर हम अपनी साइट्स पर डालें। तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग ये इस दिवस के लिए मैं विशेष कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि विनायक दामोदर सावरकर कि उनका स्थान जो है इतिहास में क्या है, क्या होना चाहिए था, और अगर वो कम रहा तो क्यों रहा। इसको समझने के लिए आपको एक ब्रॉड हिस्टोरिकल पिक्चर, ऐतिहासिक पिक्चर देखनी पड़ेगी कि कुछ इतिहासकारों द्वारा, कुछ इतिहासकारों के स्कूलों द्वारा ये प्रयास किया गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो नैरेटिव है, मूल कहानी है, उसको इस प्रकार से लिखा जाए कि रेवोल्यूशनरीज के रोल को अंडरस्टेट किया जाए, थोड़ा कम दिखाया जाए। प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण ये था कि जब राष्ट्रीय संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रफ्तार पकड़ने लगे तो ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ स्कूल जो है हिस्ट्री राइटिंग का, एक सोच को आगे बढ़ाना चाहता था। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था कि रेवोल्यूशनरीज के रोल को थोड़ा कम किया जाए। अब हम चलते हैं 1900 के अंदर, लगभग आज से 100-125 साल पहले। अगर आप उस समय की परिस्थिति को देखें, कांग्रेस की स्थापना को 20 साल हो चुके हैं। सावरकर जब सीन पर आते हैं तो सावरकर को हम लोग अगले 20-30 मिनट में, लगभग 30-35 मिनट में हम डिस्कस करेंगे उनके 3 मुख्य धाराओं में, पहले चरण में क्या, दूसरे चरण में कैसा रोल रहा, और तीसरे चरण का उनका क्या रोल रहा। अगर आप देखें कि पहले चरण में सावरकर के आने से क्या परिवर्तन आता है। अब 1900 में मित्र मेला की स्थापना होती है। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो नई सोच है, देखिए एक बात पहले ये भी समझना ज़रूरी होगा कि अंग्रेज़ सरकार 1900 में ये मानकर चल रही है कि हमने सैकड़ों सालों तक भारत पर राज करना है। उन्हें कांग्रेस लीडरशिप या कांग्रेस की उस समय की नीतियों से कोई डर नहीं है। वो मानकर चल रहे हैं कि यहाँ तो रहने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। सावरकर जब सीन पर आते हैं कि विद्यार्थी हैं, मित्र मेला की स्थापना होती है 1900 में। अब मित्र मेला में क्या चर्चा हो रही है? ये माना जा रहा है कि देखिए, एक वृक्ष जहरीला हो गया है और उसके पत्ते तोड़ने से क्या लाभ होगा। सावरकर ने कहा कि ये पत्ते तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, परंतु हमें उस वृक्ष की जड़ काटनी पड़ेगी। जहरीले वृक्ष को जब तक आप काटेंगे नहीं तो वो ख़त्म नहीं होगा, और जो व्यक्ति इस वृक्ष को काटेगा, जो कुल्हाड़ी चलाएगा, उस कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये 1900 की बात है। 1904 में अभिनव भारत आता है। अभिनव भारत में ये कहा गया कि जब तक हम युद्ध नहीं करते, खून नहीं बहा जाता, तो स्वराज प्राप्त नहीं होगा। ये शपथ का एक पार्ट है, उनके ओथ का पार्ट है। 1906 में आ जाइए, जब सावरकर इंग्लैंड चले गए हैं तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। फ्री इंडिया सोसाइटी के कौन कौन लोग सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं जो सावरकर जी के मित्र हैं उस समय? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मदनलाल ढींगरा, मैडम कामा। अब इनमें से एक एक नाम आप देखिए किस प्रकार के लोग हैं जो संगठन से जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी मैं बता दूं यहाँ कि सावरकर पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशी कपड़ों को जो एक फायर, एक तरह से बॉन फायर की, उनको जलाया पुणे में। और उस फंक्शन में जब ये हो रहा है, वहाँ कौन उपस्थित हैं? बाल गंगाधर तिलक। सावरकर पहले विद्यार्थी हैं जो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से एक्सपेल किए गए। तो सावरकर का जो प्रथम क्षण में जो योगदान हम मानेंगे वो यह है कि अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से निकालना है और इसके लिए संघर्ष आवश्यक है। तो ये पहला रूप है सावरकर का। इससे जुड़ जाती है बात एक और यहाँ कि अंग्रेज़ सावरकर से डरते क्यों हैं, क्योंकि डरने वाली बात पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, अभी आपको बताता हूँ। वो 1906 में जब सावरकर वहाँ इंग्लैंड में हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो गई है।
अगले साल एक पुस्तक आती है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ये 1857 के उस महायुद्ध, उस महान अपराइजिंग, एक विस्फोटक जो घटना हुई विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध, उस पर एक बहुत उच्च कोटि का ये लेख है। सावरकर इस किताब में क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें भारत को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो अनेक सोर्सेस को कोट करते हैं कि ये तो वो संघर्ष है जिसमें हम अपनी माँ को वापस ले रहे हैं, किसी ने हमारी माँ को छीन लिया है। दूसरी बात सावरकर इस किताब में ये उठाते हैं कि हिंदू मुसलमानों ने जिस प्रकार से इस संघर्ष में, इस अपराइजिंग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम किया, ये भारत के इतिहास में एक सुनहरा एक युग है, और सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है। अंग्रेज़ ने 1857 के इस लेख को सावरकर के ये माना कि ये तो विद्रोह के लिए सारे देश को भड़का रहा है। किताब प्रिस्क्राइब हो जाती है। प्रिस्क्राइब का मतलब जिस व्यक्ति के पास वो किताब मिलेगी वो व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि किताब छप नहीं रही थी। लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका में इसके अंश छापे। कई साल बाद, कुछ समय के बाद, शहीद आज़म भगत सिंह ने इस किताब का एक पंजाब में पब्लिकेशन किया। अनेक क्रांतिकारी इसको एक तरह से धर्म ग्रंथ मानते थे, अपने पास रखते थे इस किताब को। अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ में, अगर मैं आ जाऊं, क्योंकि एक मूल 30-35 मिनट का ये लेक्चर है, मैं मुख्य स्टेजेस की बात करूंगा आपसे। सावरकर की डिपोर्टेशन होती है, यानी उनको सेल्युलर जेल अंडमान द्वीप पर भेजा जाता है, डिपोर्ट किया जाता है 1910 दिसंबर में, और दूसरी सज़ा सुनाई गई उनको जनवरी 1911 में। सावरकर पहले भारतीय हैं, पहले क्रांतिकारी हैं जिनको 2 डिपोर्टेशंस हुई। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को इस व्यक्ति से इतना डर क्यों लगता था? सावरकर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं था, उन्होंने कोई हत्या या कोई ऐसा वायलेंट क्राइम नहीं किया था जिनको उनको डिपोर्ट किया जाए। तो मूल बात अब यही है कि सावरकर की विचारों से, सावरकर की थॉट प्रोसेस से, सावरकर जो बात कह रहे हैं या लिख रहे हैं, सावरकर बहुत एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, बहुत लिखते हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, पंजाबी भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, आदि ग्रंथ का अनुवाद कर चुके हैं, मैज़ेनी की बायोग्राफी पढ़ चुके हैं। बचपन में अनेक क्लासिक्स पढ़ी उन्होंने, इलियाड भी पढ़ा, होमर भी पढ़ा, होमर क्लासिक इलियाड पढ़ा होमर का, और बाद में फिर रामायण महाभारत की चर्चा होती है। तो बहुत वाइडली रेड व्यक्ति हैं सावरकर। तो सावरकर का जो थॉट प्रोसेस है, सावरकर जिस बात को वो लिख रहे हैं, मूल रूप से अंग्रेज़ों को इसी बात से डर है। इनफैक्ट जो जजमेंट हुई 1910 में, जो सज़ा सुनाई गई सावरकर को, जज ने कहा कि ये तो अंग्रेज़ों के साम्राज्य के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, यहाँ तो ये विद्रोह करने की भावना भड़का रहे हैं। तो एक कारण सावरकर की सज़ा का ये था। सावरकर सेल्युलर जेल चले जाते हैं, और उस ज़माने में ये कहा जाता था कि, एक और बताऊं मैं आपको, 1906 में सेल्युलर जेल को बंद कर दिया गया था। इतनी ज़्यादा शिकायतें वहाँ से आ रही थी। फिर 1909 में इसको दोबारा से खोल दिया गया। सेल्युलर जेल की कंडीशंस के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वहाँ सावरकर के साथ क्या हुआ। मैं छोटा सा उदाहरण आपको एक देकर आगे बढ़ूँगा कि वहाँ सज़ा की जो नेचर है, सावरकर को अनेकों बार उनके हाथ पैर जंजीरों में बांधकर 8-8, 10-10 घंटे अंडमान की गर्मी में, अंडमान के भयंकर मौसम में उनको दीवार के साथ बांध दिया जाता था। शौच के लिए भी हाथ पैर नहीं खोले जाते थे। नारियल का तेल निकालने की 5 किलो की जो शर्त थी, सावरकर तो एक दुबले पतले आदमी थे, उनसे कहाँ निकलना था, खाना नहीं मिलना, और इस प्रकार की भयंकर सज़ा उनको वहाँ मिली। ये कहा जाता था उस ज़माने में कि जिस व्यक्ति को 6 महीने अंडमान की सज़ा हो गई है, तो भारत में वो कम से कम 10 साल की सामान्य सज़ा के रूप में माना जाता था। सावरकर आप जानते हैं कि लगभग 11 साल सेल्युलर जेल में रहते हैं। यहाँ एक बात थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट से, परिप्रेक्ष्य से बाहर है, पर मैं कहना इसको ज़रूरी समझता हूँ। जेल कंडीशंस जो हैं भारत की, इसी ये अमूमन हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति जेल गया वो उसको एक सामान्य व्यवस्था में रखा गया, सब लोगों को एक व्यवस्था में रखा गया। ऐसा नहीं था। कुछ जेलें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी अपने खूंखार वातावरण के लिए, और कुछ ज़्यादातर जेल ऐसी थी जो सामान्य बड़े आराम से रहते थे।
और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक मैं बात कहूँगा आपको कि कई साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले, जब मैं अपनी एक किताब पर काम कर रहा था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ है। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में अंग्रेज़ अफसरों के दस्तावेज़ मिलते हैं जो लोग पंजाब में, उस ज़माने के पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज़ रहे हैं। बाई चांस मुझे गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर ब्रेंडन की पर्सनल डायरी पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ ब्रेंडन लिखता है कि मुझे जब मैं 1947 जून में मेरा चार्ज ख़त्म होने वाला था और मैं जा रहा था स्वदेश अपने वापस घर, और मैंने चार्ज हैंड ओवर कर दिया था, तो एक भारतीय ने मुझे बुलाया कि आप, एक अपकमिंग पॉलिटिकल लीडर ने मुझे बुलाया कि मेरे साथ दोपहर का भोज करिए, और हम दिल्ली आए। इंपीरियल होटल में हमारा खाना हुआ। तो जब खाना हो गया तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भैया ये बताओ कि आप तो मुझे जानते नहीं, कम से कम इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे कि जाने से पहले मुझे भोज पर बुलाएं आप। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उस पर टिप्पणी करता है ब्रेंडन अपनी पर्सनल डायरी में कि इस देश का क्या होगा जहां हम लोग, जो इतने साल हमने राज किया, हम जा रहे हैं और हमारे प्रति इनकी ये भावना है। तो क्या कहा उसको उसने कि देखिए, मैं 3-4 दिन जेल में बंद रहा था, हमने एक जुलूस निकाला था गुड़गांव में, और आपके आदेश अनुसार मुझे बंदी बनाया गया था और मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि मैं जेल में रहा हूँ। तो ब्रेंडन कहते हैं, तो ब्रेंडन ने कहा कि उसको जवाब देता हुआ व्यक्ति, जी ये सर्टिफिकेट आपका जो है कल मेरे बहुत काम आएगा। ब्रेंडन की डायरी में ये लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट मेरा एक तरह से पासपोर्ट है, और ये देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जेल कंडीशंस में मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जहाँ रहे। एक अंग्रेज़ की बायोग्राफी आई है, फिरोज़ गांधी जी की अभी बायोग्राफी, बेरेट फॉल्क लिखते हैं कि 1942 में नैनी और फैज़ाबाद जेल में इलेक्ट्रिक शेवर का प्रबंध था। इसी तरह से हज़ारीबाग जेल का, नासिक जेल का वर्णन मिलता है वहाँ के कैदियों, और ये अनेक स्टडीज़ इस पर हो चुकी हैं। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये ना ही मेरा अपना व्यू है, ये बहुत से लोगों ने इस पर स्टडीज़ करी, जेल कंडीशंस कैसी हैं। कुछ ऐसी जेल कंडीशंस भी थी जैसे लाहौर का प्रसिद्ध पंजाब सेंट्रल जेल, जहाँ डॉक्टर लोहिया को, जयप्रकाश को रखा गया, उनके साथ क्या व्यवहार वहाँ हुआ ये सब जानते हैं। भयंकर व्यवहार हुआ, 15-15 दिन तक लोहिया जी को चेनों से मुक्त नहीं किया जाता था, बुखार होता था, खून बह रहा था उनके नाक से। तो ये एक अलग कहानी हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल कंडीशंस जो सेलुलर जेल की हैं, ये अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सावरकर को जो इतनी कठोर सज़ा दी गई, इसका कारण क्या था। मैं इस बात का उत्तर दे रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर तो एक अच्छे उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कोई योगदान नहीं था, वो कम्युनल, इन बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। अब अगर अंग्रेज़ों को सावरकर से डर नहीं था, अंग्रेज़ों ने सावरकर को सेलुलर जेल में क्यों भेजा? अन्य जेलों में सावरकर को भी रखा जा सकता था। तो ये इस बात का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाता किसी से कि ऐसा क्यों हुआ। जाहिर है कि अंग्रेज़ सावरकर से डरते थे। अंग्रेज़ सावरकर में बहुत एक वेरी पावरफुल एनिमी पाते थे। तो यही तो कारण हो सकता है इसका। अब प्रश्न ये एक और उठता है यहाँ कि सावरकर को भारतीय इतिहास लेखन की मूल धारा से बाहर क्यों रखा गया। जब मैं मूल धारा का प्रश्न मैं जिक्र करता हूँ, ये वो नैरेटिव है जो अमूमन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक्स के रूप में पढ़ाया जाता है, और जिसको 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं में जो किताबें प्रिस्क्राइब होती थी उनमें पढ़ाया जाता है। तो अब मान लीजिए एक किताब है 10वीं के लिए, 1978 में उस किताब का प्रकाशन हुआ। उस किताब को अगर पढ़ें आप, कितने लोगों को क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जवाहरलाल जी का जिक्र उसमें 27 बार है, 6 फोटोग्राफ हैं। नेहरू जी का, गांधी जी का जिक्र उसमें 17 बार है, 3 फोटोग्राफ हैं। और अनेक लोगों का, तिलक जी का 5 या 6 बार है, 1 फोटोग्राफ, इस तरह का एक। पर सावरकर, लोहिया, जयप्रकाश का जिक्र इन किताबों में नहीं मिलता। परिणाम इसका क्या हुआ कि पीढ़ी से पीढ़ी बीत गई जिन्होंने सावरकर जैसे लोगों का नाम नहीं सुना। तो प्रश्न अगला ये उठता है, इस पे आता है कि ऐसा हुआ क्यों, सावरकर को इतिहास की इस मूल धारा से बाहर क्यों रखा गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सावरकर की कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। सावरकर ने गांधी जी के आने से 20 साल पूर्व भारत की संपूर्ण आज़ादी की बात की है। जवाहरलाल तो उस समय सीन में है ही नहीं जब सावरकर आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो सावरकर की कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। सावरकर बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस है सावरकर का
उस नीतियों के साथ जो नीतियां चल रही हैं भारत में 1925-30 के बाद। सावरकर पहले व्यक्ति हैं ये चेतावनी देने वाले जो ये कहते हैं कि जो नीतियां अपनाई जा रही हैं ये एक न एक दिन भारत के विभाजन तक बात ये पहुंचेगी। सावरकर पर आरोप लगाया जाता है कि वो टू नेशन थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं, फाउंडर हैं। ये गलत है। टू नेशन थ्योरी की तो पहली बार 1906 में आप आगा खान एक डेलीगेशन लेकर वाइसरॉय से मिलते हैं, अनेकों बार ये होता है। तो सावरकर पर ये आरोप लगाना कि टू नेशन थ्योरी का जो ओरिजिन है वो सावरकर से रिलेटेड है, वो मूल रूप से गलत। एक बात तो सावरकर को जो मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया उसका यही कारण है, उसका मूल कारण ये है कि सावरकर ने उस पॉलिसी को अपोज किया जो पॉलिसी टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ा रही है। सावरकर सबसे प्रमुख विरोधी हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के। सावरकर के लेख अगर आप देखें, सावरकर के भाषणों को पढ़ें तो सावरकर कोई पर्सनल एनिमिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सावरकर केवल ये कहते हैं भी कोई भी कीमत देश के विभाजन की को स्वीकार करना तो दूर की बात है, उस पर तो सोचना भी गुनाह होगा। ये अखंड हिंदुस्तान की, अखंड भारत की जो बात होती है सावरकर बार बार करते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अमूमन सावरकर को कम्युनल कहा गया, कि ये तो एक एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ये भी गलत है। सावरकर के भाषणों को विशेषकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भाषण है 37 के बाद जो देते हैं, 3-4 भाषणों को पढ़िए आप, उसमें बार बार यही जिक्र आता है कि भाई मैं उन मुसलमान देश में मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मुसलमान नहीं रह सकते, मैं सिर्फ उस मुसलमान तबके के विरुद्ध हूँ जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। सावरकर का मूल डिफरेंस गांधी जी के साथ, जवाहरलाल जी के साथ और कांग्रेस की मुख्य नीतियों के साथ ये था कि आप लोग ये काम मत करें कि देश के विभाजन तक हमें मत पहुंचाएं आप। एक बात तो ये है। दूसरा कि जो फॉरेन पॉलिसी है, इसी सावरकर 47-48 देश आज़ाद होते ही एक बात कहना शुरू कर देते हैं। वो क्या बात है कि आप आज़ाद देश, इसी ये जो 40s का दो दशक है, 40s के बाद का जो दशक है, सावरकर का ये मानना है कि दुनिया के अन्य देशों की चाल पर चलिए, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक भयंकर हथियारों की दौड़ शुरू हुई, आर्मामेंट्स की दौड़ शुरू हुई, शीत युद्ध शुरू हुआ। हमारे जितने पड़ोसी राज्य थे वो अपने आप को शक्तिशाली कर रहे हैं। चीन में क्रांति आ चुकी है, 49 में एक नया देश चीन बन गया है। रूस के अंदर आप जानते हैं कि स्टालिनवाद के बाद कैसा क्या वहाँ परिस्थिति रही, स्टालिन के समय स्टालिनवाद, स्टालिन के पश्चात उधर ये इस प्रकार का वातावरण विश्व में है। तो सावरकर ये कहते हैं कि भाई ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी, हर आदमी से दोस्ती करो, ये करो वो करो, ये गलत है और आप भारत की जो सेना को है आप मजबूत कीजिए। सावरकर इस बात की चर्चा बहुत पहले कर रहे हैं। 47-48 में सावरकर अपने भाषणों में शुरू कर देते हैं कि हम लोग अपने ध्यान गलत ओर लगा रहे हैं, हमें पहले एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए। सैनिक दृष्टि से वो तो एक जगह अनिवार्य सेवा की बात करते हैं, हर भारतीय युवक को कुछ ना कुछ सेना की ट्रेन, इसी सावरकर की भविष्यवाणी है। उन्होंने वार्न किया है कि एक ना एक दिन जिस देश से आप दोस्ती कर रहे हैं, चीन का उदाहरण वो देते हैं कि चीन पर विश्वास मत करो, ये एक न एक आपको दिन धोखा देगा। बाद में वही से हुआ। 1962 में भारत को नीचा देखना पड़ा। सावरकर ने इस बात की बहुत पहले से भविष्यवाणी की थी। तो ये फॉरेन जो पॉलिसी की जो अपीजमेंट है, ये सावरकर बार बार ये बात पर आते हैं। इसी जो एक मिलिटराइजेशन का कॉन्सेप्ट है सावरकर का, सावरकर बार बार इसी बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि देश दुनिया में जीने के लिए आपको दुनिया के हिसाब के अनुसार चलना पड़ेगा। जो परिस्थिति आज यहाँ है उसके अनुसार चलिए आप। इतिहास में हम ये कहते हैं कि समय का परिप्रेक्ष्य जो है, एक टाइम का जो रेलेवेंस है, उसके अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे, अगर आप दूसरी धार बनाएंगे तो आप गलत फंस जाएंगे। अब सावरकर पर अमूमन ये आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत कम्युनल है, उनकी पॉलिटिक्स, इसी दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न जो जिस प्रकार से उनको बाहर रखा गया है मेन स्ट्रीम नैरेटिव से। अब अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, कौन व्यक्ति ज़्यादा सांप्रदायिक है? जिन लोगों ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। इसी पार्टीशन क्या है? पार्टीशन बेसिकली एक उस सिद्धांत को स्वीकार कर रही है, पार्टीशन की पॉलिसी, कि देश दो हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, मुसलमानों को अधिकार है अपना देश बनाएं।
तो जब ये सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं तो ये कम्युनल नहीं तो और क्या है। सावरकर उल्टे हैं। सावरकर कहते हैं यहाँ हर व्यक्ति के लिए जगह है, हर व्यक्ति यहाँ रह सकता है अखंड देश के अंदर। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि मुसलमान यहाँ से जाएं। हाँ, वो मुसलमान ज़रूर जा सकते हैं जो मुसलमान एक अलग देश की बात कर रहे हैं। सावरकर तो अमूमन ये कहते थे भी अगर मैं इसको हिंदुस्तान कहता हूँ, अगर ये हिंदुओं का देश है तो उसका ये मतलब नहीं है कि और लोग नहीं रह सकते इसमें। जापान जापानियों का देश है, जर्मन जर्मनियों का देश है, रूस रूसियों का देश है। तो अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होगा, कहने की जगह बनती है, तो इसमें नुकसान क्या है। हिंदुत्व की पॉलिसी पर मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ ज़्यादा लंबा बात हो जाएगी। बट मूल रूप से सावरकर को ध्यान से पढ़ने में से आपको समझ आएगा कि उन्होंने धर्म के आधार पर कभी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। एक बात और जो विवाद में रही है और जिस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी 1 मिनट की करना चाहता हूँ, वो है उनकी पिटिशंस पर। सावरकर पर सबसे बड़ा आरोप ये है एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ राइटिंग का, स्कॉलर्स का, कि सावरकर के माफ़ीनामों से ये सिद्ध होता है कि सावरकर एक पेट्रियट नहीं थे, देशभगत नहीं थे। सी अगेन ये एक वन साइडेड पिक्चर है। अगर आप उन माफ़ीनामों की या पिटिशंस की भाषा सुने, उनकी परिस्थिति में, किस परिस्थिति में लिखे गए और क्यों लिखे गए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता, उनको कहा गया भी सभी लोग लिख रहे तो उन्होंने भी लिखा। और इस प्रकार अगर उनकी भाषा को ही अगर आप देख लें तो आप देखेंगे कि अंत में सावरकर हमेशा हर माफ़ीनामे के बाद में यही लिखते थे, भाई ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा। अगर आपको मुझे आज़ाद करने में दिक्कत है तो आप मुझे मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए सेलुलर में, अंडमान द्वीप में छोड़ दीजिए। बाकी जो कैदी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको तो कम से कम रिहा करिए आप। सावरकर एक लीगल माइंड है, एक इंटेलेक्चुअल माइंड है। सावरकर बार बार यही अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। राइट्स की बात करने में कोई पाप नहीं था। अगर आप लैंग्वेज की बात करें कि उन्होंने कहा कि आई एम लॉयल, गांधी जी ने भी ये लिखा। गांधी जी की राइटिंग्स को अगर आप 1920 की पढ़ें तो जब भी वो वाइसरॉय को एड्रेस करते हैं, योर लॉयल ओबीडियंट शब्द यूज होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से सावरकर का ये मूल एक पहलू जो अमूमन विनायक सावरकर के बारे में जो अक्सर ध्यान में नहीं आता, उनके जो अंतिम दिन हैं, आखिरी दिनों में मैं 2 घटनाओं से अपनी बात को पूरी करूंगा यहाँ। 1857 को 100 साल पूरे हुए 1957 में, मई 1957 में एक बहुत बड़ा विशाल फंक्शन होना है दिल्ली में और रामलीला मैदान में, और सावरकर जी को निमंत्रण दिया गया है बम्बई से आकर, इसमें चीफ गेस्ट हैं। तो ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो जवाहरलाल जी के पास जाते हैं और जवाहरलाल जी को कहते हैं कि आप भी आइए, सावरकर मंच पर हैं और सावरकर बोलेंगे। और ये कितना इम्पोर्टेंट दिवस है, 100 साल हुए हैं 1857 के उस अपराइजिंग को, क्रांति को। तो जवाहरलाल जी जवाब देते हैं भी देखो, बात अलग, मैं सावरकर जी की इज़्ज़त करता हूँ पर मैं मंच पे नहीं आऊँगा, उस मंच पे जिस पर सावरकर हैं। ये 1957 की बात है। सावरकर की जो संपत्ति 1910-11 में जब्त की गई थी, कॉन्फिस्केट की गई थी, 1966 तक, उनकी मृत्यु के समय तक उसको रिटर्न नहीं किया गया था। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उसमें सांसद हैं उस समय, वो एक लेख लिखते हैं, बात करते हैं, भाषण देते हैं इस बात का भी कम से कम अब तो उनकी संपत्ति वापस दे दो। अंतिम दिनों में सावरकर की क्या परिस्थिति में उनका स्वर्गवास होता है, ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि आज़ाद भारत में जिस व्यक्ति का इतना बलिदान हो उसके साथ ये हुआ। सावरकर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, विनायक सावरकर की, यहाँ तक कि बीमार थे, बीमारी का इलाज नहीं कर पाए थे, पैसे नहीं थे। तो भारत सरकार में उस समय गुलजारीलाल नंदा 65 में गृह मंत्री हैं, तो 1000 रुपये का वो एक चेक भेजते हैं सावरकर के पास कि इसमें से आप अपना इलाज कराइए। सावरकर जो है उस 1000 रुपये के चेक को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पास भेज देते हैं कि मुझे इतना पैसा इकट्ठा नहीं चाहिए, मुझे इसमें से केवल 300 रुपये महीना आप मुझे देते रहिए। तो सावरकर का ये उनकी सोच है, इस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, इस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये बड़ा एक आयरॉनिक, मैं कहूँगा ये बड़ी आयरनी है, बड़ी विडंबना है कि ऐसे व्यक्ति को भारत के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से बाहर रखा गया। प्रयास हो रहा है कि बाकी मेन स्ट्रीम में वापस नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए। ये कुछ बातें सावरकर के संबंध में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।